Okay, students, so here this is the French Revolution, and let's start today's class. In between, whenever you feel like कि सर मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, then you will just raise it. जैसे ही आप रेजन करोगे तो मैं आपसे पूछ लूंगा आपके डाउट्स, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ये है, ये बेटा एक्चुअली ये है मैप। ऐसा मैप दिखता है फ्रांस का, और जो ये कलर है ये उसके फ्लैग का कलर है, ठीक है ना? उसका जो फ्लैग है वो ऐसा है। तो कभी भी अगर आपके सामने एक ऐसा फ्लैग आए तो आप समझ लेना कि वो फ्रांस का है। चलिए, सम स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड, रितु एंड भुवनेश्वर। और जो भी लेट ज्वाइन कर रहा है बेटा, वो माइक बंद करके ज्वाइन करेगा, उससे क्या होगा कि बाकी बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे। चलिए, ओके, सो दीज आर द रीजन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ध्यान से समझो, पढ़ो कि भाई क्या क्या रीजन है, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? क्या क्या रीजन थे। एक और है यहाँ पे, देखो इनइक्वालिटी थी क्लास के अंदर, आपको पता ही है 3 स्टेट्स थे और तीनों में इनइक्वालिटी थी। दूसरा नेशनल डेब्ट, नेशनल डेब्ट का मतलब कर्जा, कर्जा काफी ले लिया गया था राजा के द्वारा। फिर सोरिंग प्राइजेस। अब इससे क्या है, एक टॉपिक को हम लोग एक एक करके समझेंगे, समझ में आया? ये जो टॉपिक है, जैसे कि ये टॉपिक है, इसी से लिंक ये है, इसी से लिंक ये है, समझ में आ गया? ये जो एरो आपको दिखता है, इससे लिंक ये है, इससे लिंक ये है, तो आपको इस तरीके से समझना है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये हम लोग ऐसे समझेंगे। तो इनइक्वालिटी थी, उसकी वजह से, इनइक्वालिटी की वजह से राइट्स किसी को ज्यादा मिल रहे थे, किसी को कम मिल रहे थे, और उसके बाद में अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, जिसकी वजह से पैसा ज्यादा बर्बाद हो गया। उसके बाद में कर्ज ले लिया गया, जो राजा है वो फेल हो गया इकोनॉमिक जो रिफॉर्म बनाने में, सबको खुश करने में। पैसा उसका जो है वो टैक्स बढ़ाने लग गया और लोग ज्यादा परेशान हो गए। यहाँ पे ये जो वर्ड है स्टेट जर्नल, स्टेट जर्नल का मतलब है राजा का दरबार, जहाँ पे वो तीनों सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बुलाएगा, उसको बोला जाता है स्टेट जर्नल। मैं वापस बोल रहा हूँ, स्टेट जर्नल का मतलब राजा का जो दरबार होता है, ठीक है ना? जहाँ पे वो ऊपर बैठता है और जो प्रजा उसके सामने होती है, तो स्टेट जर्नल वही है। अब उसके बाद में है आपका सोवरेन प्राइजेस, मतलब प्राइजेस इतने बढ़ गए हैं कि जो राजा है उसके पास बिल, मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, खाने के दाम बढ़ गए हैं। हार्वेस्ट, उसके कारण ये भी थे कि हार्वेस्ट बहुत ज्यादा बेकार थी, ज्यादा ज्यादा चीज एग्रीकल्चर में ठीक से उस टाइम हुई नहीं, उसकी वजह से भूख और पॉवर्टी, गरीबी बढ़ गई। और इवन जो रोटी का टुकड़ा है, जो ब्रेड, उसके लिए भी दंगे होने लग गए। देख लीजिए ये कंडीशन, ये सब हमने पढ़ा है। उसके बाद नेशनल असेंबली बना, कहाँ पे बना? टेनिस कोर्ट, ओथ, ठीक है ना? उसके बाद में एक और इंसिडेंट होता है हमारा, 14 जुलाई 1789 में बेलेस्टाइल फोर्ट को तोड़ दिया जाता है। कौन तोड़ता है बताओ, कौन तोड़ता है बेलेस्टाइल फोर्ट को? थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट्स के लोग, पीसेंट्स। पीजेंट्स। और कोई? और कोई थर्ड स्टेट्स के लोग कौन? जो नीचे वाले हैं, है ना? बिजनेसमैन वगैरह नहीं तोड़ते हैं। समझ में आ गया? बिजनेसमैन और जो भी ऊपर वाले एजुकेटेड लोग हैं, वो तो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली बनाएगी, यहाँ पे ये कसम खाएंगे कि हम लोग नेशनल असेंबली बनाएंगे, राजा को हटाएंगे, और उसके बाद में स्टॉर्मिंग हो जाता है। स्टॉर्मिंग का मतलब तोड़फोड़ हो जाता है बेलेस्टाइन फोर्ट के अंदर। तो बच्चों जितना भी अभी तक पढ़ा है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें इसी तरीके से। यस सर। ओके, तेजस बच्चे माइक बंद कर दो अपना। चलो गुड, तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। ये और कॉजेज है, इसको हम शॉर्ट में देखते हैं, ठीक है ना? ये आप एक बार देख लीजिए बस। इनइक्वालिटी है, नेशनल डेब्ट है, डेब्ट का मतलब कर्जा, ठीक है ना? नेशनल डेब्ट का मतलब कर्जा जो राजा ने ले लिया है। सोअरिंग फूड प्राइसेस का मतलब पैसों के दाम, जो खाने का जो दाम है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया है, महंगा हो गया है खाना, और उसके लिए रोटी के लिए भी एक लड़ाई हो रही है आपस में। फिर बेलेस्टाइल को तोड़ दिया गया है, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म, और थर्ड स्टेट जो रिवोल्ट करता है। तो ये इस तरीके से, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है? चलो, तो अर्लियर स्टेट्स आपको पता है ना, 3 सेक्शन में बटे हैं। कौन से सेक्शन में है? 3 बता दीजिए मुझे।
First state, second state, third state. ओके, सो दीज आर द फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। यहाँ पे एक पिक्चर था जिसको मैंने हटा दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे एक पिक्चर था, इसको हटाया है, वो आगे में दूंगा आपको क्वेश्चन के फॉर्म में। चलिए, तो फर्स्ट स्टेट में ये लोग रहते हैं, ध्यान से देख लो। फर्स्ट जो आपका स्टेट है उसके अंदर ये सारे लोग हैं, ठीक है। ज्यादा डिटेल में मैंने बताया आपको, जितना भी पॉइंट आपको चाहिए। सेकंड स्टेट में ये लोग हैं। नम्रता बाहर है, क्यों भाई, इतना लेट क्यों आ रहे हो? सेकंड जो स्टेट है आपका, उसके अंदर ये सब लोग, ठीक है ना। उसके बाद में थर्ड स्टेट, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन यही है, 26 मिलियन लोग हैं ये लोग, और सबको टैक्स पे करना पड़ रहा है, और ज्यादा पुअर हैं, सर्वेंट्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, स्ट्रीट सेलर है, पीजेंट्स हैं। पीजेंट्स का मतलब स्मॉल फार्मर्स, ठीक है ना बच्चों, ये सब है। चलो भाई, तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट को हम लोग और डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट स्टेट आप देख लीजिए, क्या क्या उनके पास अधिकार है। दे कैन कंट्रोल लॉट ऑफ लैंड, स्कूल चलाते हैं, गरीबों की तो मदद बहुत कम ही करते हैं, लेकिन एडेड द पुअर ऐसे बस लिखा हुआ है। फिर थाइल क्या है, थाइल क्या होता है? सर टैक्स है विच टैक्स, कौन सा टैक्स? दो टैक्सेस है जो डायरेक्टली लेते हैं। Direct tax. Direct tax. ओके गुड। चलो चलो, अब हम वापस आते हैं अपनी क्लास में, ठीक है। दामिनी बेटा अपना माइक बंद कर दो। कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। ओके, हुआ नहीं, क्यों भाई, क्यों नहीं हो रहा है ये? चलो फिर, हो गया। चलो फिर, अब हम आगे आते हैं सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट के अंदर नोबल है, ठीक है ना, जो टोटल कंट्रोल कर रहे हैं। और नोबल का मतलब होता है राजघराने के लोग, या फिर जो मतलब राजा के परिवार के। थर्ड स्टेट्स के अंदर जो वर्कर्स हैं उनको बोला जाता है सैनक्लूटोज, और जो बिजनेसमैन है उनको बोला जाता है बर्गिकोज। यहाँ पे जो फर्स्ट टू वर्ड्स है वो भी ध्यान से सुनना है। सैनक्लूटोज अगर आ गया तो मत बोलना पढ़ाया नहीं है। सैनक्लूटोज का मतलब जो मजदूर है उनको फ्रांस की लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में बोला जाता है सैनक्लूटोज, और बर्गोइस इसको बिजनेसमैन को कहा जाता है, ठीक है ना। तो पीजेंट्स वगैरह ये फोर्स करते थे, और मतलब ये 90% थे पॉपुलेशन के, देख लो आप। तो सबसे नीचे जो तमगा है थर्ड स्टेट का, भी सबसे निचला जो तमगा है वो 90% था पॉपुलेशन का। चलिए, अच्छा, ये कार्टून से आप क्या समझते हो? लेट्स सी हु कैन आंसर दिस। रीजन करो, चलो बच्चों रीजन करो, कौन है? अच्छा, नंदिनी, यस बेटा, बताओ नंदिनी। नंदिनी सर इसके अंदर सर है ना, जो थर्ड स्टेट्स है वो सारे टैक्सेस दे रहा है, थर्ड स्टेट सारे टैक्सेस दे रहा है। राजा, नोबिलिटी और क्लर्जी सब इसके ऊपर बैठे हैं सर। वेरी गुड। नहीं, एक और है, 3 लोग बैठे हैं, देखो सबसे नीचे नीचे आदमी ये थका हुआ है, ये देखो, ये दिख रहा है, बेड़ियां पड़ी है इसके हाथ पांव में बांधी हुई है, ये नीचे देख रहा है, दिख रहा सर है? ये सब पीसेंट के लोग हैं, सब थर्ड स्टेट के लोग हैं, स्मॉल पीसेंट, लैंडलेस, लेबर सर्वेंट, ये सब वो है। देखो मैं आपको 3 आदमी दिखा देता हूँ जो इसके ऊपर बैठे हैं। ये जो नीचे वाला आदमी है, ये आपको दिख रहा है, ये बेचारा इनको लेके बैठा हुआ है, ये नीचे देखो, ठीक है। और कौन कौन लोग हैं? एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है। तो 3 आपको लोग दिखे एक आदमी के ऊपर बैठे हुए। अब मुझे वापस बताओ। सर एक ये लुइस 16 है, एक है ना ये वह स्टेट का क्लर्जी है, और एक नोबिलिटी वाला है, और ये जो थर्ड स्टेट का है जो नीचे है वो। वेरी गुड। चलो और डिटेल में समझते हैं। ये है, देख लीजिए, ये आपका आंसर। इट शोज हाउ द किंग फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट अब्यूज्ड एंड यूज्ड डिपेंड ऑन द थर्ड स्टेट, ठीक है ना। इसके अंदर 3 लोग हैं, तो एक तो आपका जो राजा है वो ये है, फिर ये भाई साहब जो है ये आपके क्या बोलते हैं उसको, नोबल है, ये जो है वो फादर चर्च क्लर्जी वाले हैं, और ये थर्ड स्टेट का बेचारा पीजेंट टैक्स दे रहा है, अपने ऊपर ढो रहा है, इसका ये मतलब। बहुत अच्छे आंसर्स हैं आपके बच्चों, गुड, पढ़ाई कर रहे हो उसका मतलब। चलो, अब पॉलिटिकल कॉजेज क्या क्या है, पॉलिटिकल कॉजेज हम समझते हैं। देखो बेटो, ये दोनों कौन है?
कौन बताएगा? Louis उसकी wife- 16 and Marie Antoinette. 16 and नहीं, ऐसे नहीं बताना है। पता है ना कैसे बताना होता है आंसर? रीजन करके बताना होता है। मुझे सुनाई नहीं देता है फिर। दो बच्चों ने रीजन किया है। प्रिया तुम बताओ बेटा, दोनों कौन है? सर ये जो लुई 16 है और ये उसकी वाइफ है मैरी एंटोनेट। वेरी गुड, ठीक है। चलो इनके बारे में और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। जो 16 एंड मैरी एंटोनेट, ये देखिए, इसको पढ़ेंगे हम लोग, ज्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, बस लाइटली पढ़ लेंगे क्योंकि ज्यादा डिटेल में तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है। कौन सी फैमिली से है? बर्बन फैमिली से। 74 के अंदर ये राजा बन जाते हैं। 20 इयर्स की एज में इनकी शादी हो जाती है ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी है मैरी एंटोनेट से। ठीक है ना, जो हमेशा उसके काम में दखल देती है, इंटरफेयर करती है कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, नहीं ऐसा करना चाहिए था। ठीक है ना। तो राजा जो है वो ऑलरेडी टेंस है और उसकी वाइफ जो है उसको टेंस करती रहती है। समझ में आ गया? उसके बाद में ही रूल एब्सोल्यूट मोनार्क। एब्सोल्यूट का मोनार्क का मतलब जो भी है सब राजा ही करेगा वहां पे, और कुछ भी नहीं करेगा। एंड जो बड़ी आर्मी थी, ठीक है, बड़ी आर्मी और बड़ा महल बनाया था वर्सेलिस के अंदर। अभी मैं आपको उसका पिक्चर बताऊंगा, वर्सेलिस का जो महल था वो, तो उसके अंदर भी ज्यादा पैसा लगा दिया था इसने। अगर वो खर्चा नहीं करता ना तो भी चल जाता। उसने अननेसेसरी खर्चा कर दिया। एक तो बहुत बड़ी आर्मी बनाई, उसके बाद में एक बहुत बड़ा ही उसने दरबार और पैलेस बना दिया वर्सेलिस के। चलो ये है, आप देख सकते हैं पैलेस, दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। चलो अब Yes, sir. और डिटेल में जाते हैं, इस पैलेस को और अंदर से देखते हैं। ये ऐसा है, देख लो, पैलेस ऑफ वर्सेलिस। चलिए, सो देयर वाज पॉलिटिकल बॉडी नोन एज स्टेट जनरल। अब स्टेट जनरल क्या होता था कि स्टेट जनरल राजा का दरबार है, वहां पे हर तीनों जगह से, तीनों जो स्टेट के लोग हैं वहां पे आते थे और बात करते थे, मीटिंग करते थे, कुछ भी। ठीक है ना। तो ये लास्ट टाइम बहुत पहले हुई थी 1614 में। 1614 में मतलब जो लुई 16 है उससे भी बहुत पहले लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी। अब ये वापस इसको बुलाएगा, यहाँ पे बुलाएगा, ये दरबार है और इसे बुलाया जाता है स्टेट जनरल। देख लो, ठीक है। राजा जो है वो यहाँ बैठा है। वापस मैं आपको पेन के थ्रू बता देता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपके किंग बैठे हुए हैं दरबार पे। ठीक है, यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे सारे के सारे ये नोबल्स हैं, ये जो हैं ये क्लर्जी हैं, बाकी बेचारे सारे के सारे जो खड़े हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे जो खड़े हैं, इसके पीछे पिलर्स के पीछे जो खड़े हैं, ये सारे के सारे थर्ड स्टेट के लोग हैं जो बेचारे अल्टीमेटली टैक्स देते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगी और क्या होगी वो मैंने आपको बता रखा है। चलिए आगे चले बच्चों। यस सर। Yes, sir. यस सर। सर चलो, तो हर स्टेट का एक एक वोट है, तो 3 स्टेट है मतलब 3 वोट है। समझ में आ गया? अब 3 में से भी एक वाला ही बेचारा टैक्स दे रहा है, तो हमेशा आपको पता है जो 2 वोट होंगे वो तो यही चाहेंगे कि हाँ भाई टैक्स देते रहो तुम, और क्योंकि एक जना ही दे रहा है, क्लर्जी और नोबल को तो देना ही नहीं पड़ रहा, तो इसकी वजह से टैक्सेस बढ़ रहे हैं। और ये पावर किसके पास था? स्टेट जनरल। स्टेट जनरल के अंदर कौन बैठता है? किंग लुई 16, दरबार है उसका वो। चलो, मेन प्रॉब्लम ये है कि जो ज्यादातर लोग हैं वो थर्ड स्टेट के हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक वोट मिल रहा है। उनका मानना है कि यहाँ पे पर्सन के हिसाब से, ईच पर्सन जितने लोग हैं उसके हिसाब से वोट मिलना चाहिए। सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे ये लोग? Sir, सही बोल रहे थे। सही बोल रहे थे सर। क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन ज्यादा थी तो ये बोल रहे थे कि भाई हमको वोट, भाई हमारे वोट ज्यादा होने चाहिए, बाकी सब तो कम है। राम मिश्रा बेटा आप माइक बंद कीजिए, आप लेट आए हैं, जल्दी आया करो बच्चे। चलो, अब जो है टू प्रोटेस्ट द अनफेयर, अब क्या होता है, जैसे टू प्रोटेस्ट द अनफेयर वोटिंग, ठीक है ना, अनफेयर वोटिंग को प्रोटेस्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं, तो जब ये प्रोटेस्ट करते हैं तो राजा क्या बोलता है? गेट लॉस्ट। राजा क्या बोलता है? किंग क्या बोलता है? करो बेटा। ओके, तो किंग बोलता है इन लोगों को गेट लॉस्ट। जब ये थर्ड स्टेट के लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं तो राजा बोलता है निकल जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। तो अल्टीमेटली ये सब मिलकर नेशनल असेंबली बनाते हैं। चलिए, इकोनॉमिक कॉजेस,
अरे बेटा क्या हो गया ये, हाँ इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज, अभी हमने पॉलिटिकल कॉजेज देखा जिसके अंदर राजा ने थर्ड स्टेट्स को ज्यादा भाव नहीं दिया है, अल्टीमेटली उनकी रिस्पेक्ट नहीं की है, जिससे वो गुस्सा हो चुके हैं और वो नेशनल असेंबली बना देंगे। और भी बहुत सारे हमने चीज देखे हैं। इकोनॉमिक कॉजेज क्या था, पैसे के हिसाब से कॉजेज क्या था कि भाई जो लुइस 16 है उसको फ्रांस को कितना डेब्ट देना पड़ गया था, 2 बिलियन, उतना पैसा उसको देना पड़ गया था। और टैक्सेस कौन दे रहा है, थर्ड स्टेट के लोग। फ्रांस ने हेल्प की थी किसको, 13 कॉलोनीज ब्रिटिश अमेरिका की, इससे ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट के लिए। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इन भाई साहब ने 2 बिलियन खो दिए डेप्थ में, कर्जे में, कुछ अपने एरिया को छुड़ाने के लिए। उसके बाद में जब लेंगे तो किससे लेंगे, लेंडर से लेंगे। लेंडर का मतलब जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन इंटरेस्ट भी कितना, 10% इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा होता है। और आप देख लो यहाँ पे फ्रांस गवर्नमेंट अपने जो पैसे हैं वो 43% तो सिर्फ लोन चुकाने में ही उड़ा देती थी। समझ में आ गया, तो बिल्कुल ही पैसा नहीं है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मुझे बताओ सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, कोई जना बताओ, एक भी कोई बच्चा रीजन करो जिसको आता है। किसी को भी नहीं आता, सिर्फ नंदिनी को आता है। यशिका टाक बताओ बेटा। A situation in which the basic means of livelihood are in endangered. हाँ, लेकिन फ्रांस के अंदर की बात हो रही है ना, तो हम इन द फ्रांस ये भी लिख देंगे साथ में। चलो गुड, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, आप सबको पता लग जाएगा है क्या ये, ठीक है ना। ये लिख लो, देखो सब्सिस्टेंस क्राइसिस के अंदर सबसे पहले तो पॉपुलेशन इसकी बढ़ गई है। किसकी बढ़ गई थी पॉपुलेशन, फ्रांस की। पहले इतनी थी, अभी इतनी हो गई। उसके बाद में फूड ग्रेन्स की डिमांड, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसका भी माइक ऑन है, बंद कर दो। इमाम दादिच माइक बंद करो बेटा। ओके चलिए, अरे ये क्या है, ओके हाँ, तो ये पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए एक बार, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उसके बाद में क्या हुआ, एकदम से ड्राउट भी आ गया, ठीक है ना। ये सारे खाने की डिमांड, फूड की डिमांड बढ़ रही है, महंगाई भी है, और फिर क्या आ गया है, ड्राउट, जिसके वजह से और ज्यादा फूड है उसकी शॉर्टेज हो गई है। ओके, ये तो हमने कर लिया ना, या फिर नहीं किया है, हाँ ये कर लिया। तो हम लोग वापस यहीं पे आ गए हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे ये, देखिए ना, नेशनल असेंबली बनेगी प्रोटेस्ट करने के लिए। अब नेशनल असेंबली यहाँ बनती है एक टेनिस कोर्ट के अंदर, और ये सारे लीडर्स हैं कि आई प्रॉमिस टू, मतलब मैं करता हूँ कि राजा को हटा दूंगा, ठीक है ना, किंग को हटा दूंगा, इस तरीके से लोग प्रॉमिस करते हैं। टेनिस कोर्ट, इंडोर टेनिस कोर्ट है, एंड इन्होंने कसम खाई है कि ये लोग कभी भी अलग नहीं होंगे जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जाए। इनके अंदर हमेशा यूनिटी होगी। कौन है ये लोग, थर्ड स्टेट के लोग हैं, जो कि टॉप लेवल के हैं, बिजनेसमैन, एजुकेटेड लोग हैं, और इनको हेल्प भी क्लर्जी और नोबल में से किन्हीं लोगों ने की थी। ये क्या है, कौन बताएगा ये क्या है। और इसके अंदर एक पिक्चर के अंदर मिस्टेक है, बेस्टिल स्टाइल सर, बोर्ड। वर्सिलिस का किले को शायद जला दिए। नहीं वर्सिलिस का नहीं था वो। हाँ यशिका, बेस्टिल में जो रिवॉल्ट हुआ था। So 14 जुलाई को जो रिवॉल्ट हुआ था उसकी पिक्चर है। हाँ, तो यहाँ पे एक मिस्टेक है ना, क्या मिस्टेक है, 20 जुलाई। 20 जुलाई, तो 20 जुलाई नहीं है, यहाँ पे 14 जुलाई है, ठीक है ना, यहाँ पे जुलाई 14 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन है। एक र्यूमर है कि किंग ने और नोबल्स ने अपनी मिलिट्री भेज दी है अटैक किस पे, पीजेंट्स के ऊपर, टू पिलेज देयर लैंड। पिलेज का मतलब कब्जा कर देना उनके लैंड पर, इसलिए इन्होंने रिवोल्ट कर दिया राजा के खिलाफ। उसका जो पूरा किला है उसको तोड़ फोड़ दिया है, आप देख सकते हैं, तोड़ रहे हैं लोग, सब लोग मिलके, ये देखो भाग भाग के आ रहे हैं तोड़ने के लिए, ठीक है। अब देखो आगे और हम समझते हैं, और ज्यादातर ये लोग हैं कौन, थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के सारे थर्ड, Peasants and workers. सारे के सारे थर्ड स्टेट के लोग हैं, और सब लोग अटैक कर रहे हैं बेस्टाइल फोर्ट पे। यहाँ पे गन पाउडर है, वेपन है, सबको चुरा लिया है, और अल्टीमेटली इस फोर्ट को तबाह कर देते हैं इस तरीके से।
ठीक है, सब लोग मिल रहे हैं, ये देख लीजिए। अभी मैं आपको एक पेन से समझाता हूँ। चलो, ये तो है सोल्जर्स राजा के, और पीछे आप देखो इनको फार्मर्स ने घेर रखा है, यहां से भी फार्मर्स ने घेर रखा है, और लगभग इसको तबाह कर देंगे इस फोर्ट को ये लोग। चलिए आगे देखते हैं। ये है बेड राइट्स। ब्रेड राइट्स का मतलब होता है जब लोग भूखे हैं तो दंगे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पीपल वर हैंग्री। अब हंगरी तो कंट्री वॉज डॉग, कंट्री एकदम ही बिल्कुल ही बेकार कंडीशन में चली गई थी कि लोग भूखे थे। और जो मैरी एंटीनेट है उन्होंने क्या कह दिया, लेट देम ईट केक, कि भाई टुकड़ों पे जीने दो, थोड़ा बहुत खाने दो इनको। ये मजाक में कहा था रानी ने, जिसके वजह से भी वहां की जो लेडी है, ये सारी लेडीज हैं, उनको काफी गुस्सा था रानी के ऊपर। रानी का जो नेकलेस था वो इतना महंगा था, तो इससे भी लोगों को लोग नाराज थे कि इतने महंगे महंगे, खुद तो भाई ज्वेलरी पहन रही है रानी और हम भूखे मर रहे हैं। देख लो कितना था, दिख रहा है आपको, 1,06,00,000 लिवर्स। आज की तारीख में $100 मिलियन से भी ज्यादा महंगा सिर्फ नेकलेस ही था रानी का। अब एज ऑफ एनलाइटमेंट, हम फिलोसफर्स की बात करेंगे, ठीक है ना, जो लोगों ने अपने आइडियाज दिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उनके बारे में। तो ये 3 लोग हैं, ये भाई साहब है जॉन लॉकी, ये है आपके वोल्टायर, और ये है आपके रोसिक। दिख रहा है बच्चों तीनों के पिक्चर्स? यस सर। ठीक है, तो ये है जॉन लॉकी, ये है आपके वोल्टायर, और ये है रोसिकी। अब इसके बारे में और हम लोग देखते हैं। इन तीनों के कुछ आइडियाज थे, ज्यादा आइडियाज में ध्यान नहीं जाएंगे हम लोग बस जॉन लॉकी की एक बुक के बारे में पढ़ेंगे। इनकी बुक थी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। रोसिकी ने लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो भाई साहब एक और मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने लिखी है स्पिरिट ऑफ द लॉज। बस, और अगर आपको जानना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो, और अगर नहीं लेना है तो आगे बढ़ता हूं फिर। चलो, नेशनल सिंबल्स, और नेशनल सिंबल्स तक ही हमको पढ़ना है, उसके आगे नहीं पढ़ना है। नेशनल सिंबल्स के अंदर आप देख सकते हैं काफी सिंबल्स हैं, इसको एक एक करके आराम से देखते हैं एक बार। ब्रोकन चेन, ये है ब्रोकन चेन, ठीक है ना, ये है ब्रोकन चेन आपकी। ब्रोकन चेन, इसका क्या मतलब है ब्रोकन चेन का? ब्रोकन चेन का मतलब है बिकमिंग फ्री। हथकड़ी। क्या मतलब है? टूटी हुई हथकड़ी, हथकड़ी सर। आजादी। हाँ हथकड़ी तो है, लेकिन इसका इस सिंबल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब लोग फिर है ना आजादी है, मतलब आजाद हो जाना उस जगह से। बिकमिंग फ्री। गुड, ओके। अब ये क्या है? ये बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ फैसेस, ये है वो पिक्चर, ठीक है ना, बंडल ऑफ रॉड एंड फैसेस। इसका मतलब है कि वी आर यूनाइटेड, वन रॉड कैन इजिली बी ब्रोकन, बट नॉट एन एंटायर बंडल। स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, इसका ये मतलब है, ठीक है बच्चे। ये इसका बाइक कौन है? हाँ प्रतिभा का कौन? प्रतिभा बेटा बाइक बंद करो। हाँ चलो, चलिए अब ये दोनों चीज आपने समझ लिए। अब मुझे बताओ, कौन मुझे बताएगा कि ब्रोकन चेन का क्या मतलब है? बताओ भाई, कौन बताएगा? रेजन करो, कौन रेजन कर रहा है? प्रिया गुप्ता के बाद में प्रतिभा। प्रतिभा, प्रतिभा कैन यू हियर मी? बंद कर दो बेटा माइक। ओके केशव, तुम बताओ ब्रोकन चेन का क्या मतलब है? सर आजादी का सिंबल है। वेरी गुड। और दूसरा बंडल ऑफ रॉड्स? सर वो बताता है कि कितने मतलब स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी की। यूनिटी है ना, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, कि अगर एक रॉड है तो सब कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर बंडल ऑफ रॉड्स है तो उनको कोई नहीं तोड़ सकता। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं, और फिर आपसे पूछता हूं मैं सबसे। देखो
आई विद इन ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, इसका क्या मतलब है? दैट ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर द नॉलेज, द लाइट ऑफ द आई विल ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस। इसका मतलब है कि अगर हम देख रहे हैं तो नॉलेज के लिए देखना चाहिए, जस्ट लाइक ए सन, जैसे कि सन है, सन एवरीथिंग ऑब्जर्व करता है एंड क्लाउड को इग्नोर करता है, ठीक है ना, क्लाउड्स को वो इग्नोर करता है। मतलब सीधी बात है कि चाहे कितना भी सूरज को छुपाने की कोशिश करता है क्लाउड, लेकिन कभी ना कभी एक ना एक दिन सनराइज होता ही है। वैसे ही चाहे कितना भी मोनार्की राजा दबाने की कोशिश करे लोगों को, लेकिन जो लोग हैं वो फ्रीडम एक ना एक दिन तो ले ही लेंगे, इसका ये मतलब। चलो आगे, ये है सेप्टर, ये है स्नेक बाइटिंग टेल, ठीक है ना। रिंग हैज नो बिगनिंग और एंड, इसका ये मतलब है रेवोल्यूशन का कोई भी एंड नहीं होता है, कोई भी बिगनिंग नहीं होती है। सेप्टर का मतलब है रॉयल पावर, ये रॉयल पावर को साइन करता है सेप्टर। ये सब आपकी बुक्स के अंदर गिवन है या नहीं गिवन है? यस सर गिवन है। Yes, sir. सर यस सर गिवन है। ओके, दिया हुआ है सर। रेड रेड साइगिन कैप, ये कौन पहनता है? Sleeves. Slave. हाँ, स्लेव फ्री हो गए थे, जब वो लोग फ्री हो गए थे, जब राजा हट गया था तब वो लोग फ्री हो गए थे, तो वो पहनना स्टार्ट हो गया था उन्होंने कि देखो हम कभी जमाने में स्लेव हुआ करते थे, ये बताने के लिए। फिर ये ब्लू व्हाइट रेड, ये है नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, आज भी यही उनका कलर है फ्लैग के अंदर। ये क्या है? द विंग्ड वुमेन, द विंग्ड वुमेन, इसका मतलब लॉ है, जो The लॉ, law. जो कानून है उसको वुमेन प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। चलिए ओके, अब हम सबने एक एक करके समझ लिया है सेप्ट्रिक सिंबल। अच्छा, हमने और क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर? अच्छा, अब मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। थैंक यू हम बाद में बोलते हैं, पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ब्लू व्हाइट रेड, व्हाट इज दिस? नेशनल National symbol of France. नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। नेशनल सिंबल ऑफ फ्रांस। डायरेक्ट नहीं बोलना है, पेप्सी का भी है सर। डायरेक्ट नहीं बोलना है, ठीक है बेटा। ओके, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, मुझे बताएंगे, जिसका भी हाथ ऊपर होगा मैं उससे पूछूंगा। सबसे पहले भुवनेश ने किया है, भुवनेश सोनी। यस सर। तो बेटा सर इसमें ये बता रहा कि सर वॉर नहीं तो कभी स्टार्ट होती है नहीं कभी खत्म होती है सर। रेवोल्यूशन, वॉर नहीं, रेवोल्यूशन, क्रांति, ठीक है ना, क्रांति नहीं Yes. स्टार्ट होती है नहीं कभी खत्म होती है, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, ठीक है। नंदिनी मुझे बताएगी ब्लू व्हाइट रेड। सर नेशनल कलर ऑफ फ्रेंच। एंड विंग्ड वुमेन? सर लॉ। हाँ, लॉ को एज अ पर्सन शो किया गया है, ठीक है। चलो अब मुझे अभिमन्यु सिंह बताएंगे, अभिमन्यु सिंह, अभिमन्यु। यस सर। ओके, तो मुझे बताओ सेप्टर क्या होता है, फर्स्ट वाला? सेक्टर रॉयल फैमिली होती है, रॉयल पावर्स उनकी सिंबल होता है सर। हाँ, कौन सा सिंबल होता है? ये वाला, ये वाला ही है। यस सर। ओके, यस सर। चलो बच्चों, फिर आज की क्लास कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी रही सर। Very nice. बढ़िया। अच्छी रही सर, ठीक है। बहुत अच्छी रही। ओके बच्चों, तो ऐसा है कि अभी ये जो है इसका पूरा आपका जो ये था, इसका मैंने पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है और शाम तक यूट्यूब पे आ जाएगा ये पूरा जो भी है। अगर जिसने भी कुछ भी नहीं समझा तो वो उसको वापस समझ सकता है, क्योंकि लाइव के अंदर क्या होता है, मुझे भी थोड़ा फास्ट जाना पड़ता है और हर बच्चा जो है उसके पास इस टाइम पे मोबाइल अवेलेबल नहीं होता, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। यस सर। सर हमारी Thank you, स्कूल कब से sir. खुल रही है सर? थैंक यू सर। थैंक यू सर।